Hello dear students, in this lecture we will discuss about analysis modeling for function oriented and object oriented software. So सबसे पहले समझते हैं एनालिसिस होता क्या है। हम ये जानते हैं कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी, उन पर हमने अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग्स लगाए, हमने इसमें एलिसिटेशन टेक्निक्स लगाई और उससे हमें रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स मिल गई। इन रिक्वायरमेंट्स के बनने के पीछे एक कारण था और वो था एनालिटिकल माइंडसेट ऑफ ऑल दी रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स। सो यहां पर एनालिसिस एक बहुत बड़ा पार्ट था। इस पर्टिकुलर एनालिसिस को बताने का तरीका क्या होगा, या तो एक पैराग्राफ लिख दिया जाए या उस पर्टिकुलर एनालिसिस की फाइंडिंग्स को एक मॉडल के रूप में बता दिया जाए। यस हो तो ये, नो हो तो ये। मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, बट आप अभी इतना समझिएगा कि कुछ ऐसी चीज है जो मॉडल की जा रही है, जो उसको टेम्पलेट की तरह अपन देखने वाले हैं। ठीक है, सो एनालिसिस मॉडलिंग। अब इसमें दो एस्पेक्ट हैं, फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर क्या होंगे? एक पर्टिकुलर सिस्टम है जहां पर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं, मान लीजिए 1 2 3 ये फंक्शंस हैं, और इन फंक्शंस को इन्वोक कर रहा है कोई पर्टिकुलर क्लाइंट। एक पर्टिकुलर फंक्शन इन्वोक हुआ, उसका रिजल्ट रिटर्न कर दिया गया, क्लाइंट ने उसको व्यू कर लिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होगी? यहां पर जो भी पर्टिकुलर फंक्शन है वो किसी पर्टिकुलर क्लास के कॉन्टेक्स्ट में इंप्लीमेंट होगा, है ना। सो आप ये समझिएगा कि एक और कंटेनर है जिसके अंदर हो सकता है ये फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ। अब अगर n नंबर ऑफ कस्टमर आते हैं और इसको एक्सेस करते हैं क्लास को, तो उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे और हर पर्टिकुलर कस्टमर को ये लगेगा कि ये पूरा सिस्टम उन्हीं के लिए काम कर रहा है। मान लीजिए मिस्टर एक्स आए और उन्होंने इसको एक्सेस किया, ये क्लास थी, इसकी एक कॉपी बनाई गई और एक्स के को दे दी गई कि भाई आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो, ये इसकी क्लोन कॉपी है। ठीक है, एक्स ने अपने हिसाब से उसमें वैल्यू पास की और रिजल्ट ले लिया। वाई आए, वाई ने भी है ना रिक्वेस्ट की कि भाई क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, उनके लिए भी बना दिया गया। वाई को भी मेमोरी एरिया दिया गया, उनने भी अपना सेपरेट एरिया में वो पर्टिकुलर टास्क जो भी था वो करे और रिजल्ट उन्हें मिल गया। कहानी समझिएगा, जितने भी कस्टमर्स आएंगे, जितने भी लोग इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता क्या है कि एक टेम्पलेट को उतनी कॉपीज क्रिएट कर दी जाती हैं मेमोरी में, और ये मेमोरी कौन सी होती है? हीप मेमोरी, है ना। हीप मेमोरी में ये पर्टिकुलर कॉपीज बन जाएंगी और हर यूजर को ये लगेगा कि एप्लीकेशन उनके लिए सेपरेटली चल रही है, और वास्तव में होता भी है, क्लोन कॉपीज चल रही होती है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जहां पर ये फिलॉसफी यूज होती है, और ऐसे सॉफ्टवेयर जहां पर फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच यूज होती है। तो ये दोनों आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। ठीक है, एनालिसिस मॉडल में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे व्हाट द कस्टमर रिक्वायर्स। एनालिसिस मॉडल में क्या डिस्क्राइब होगा? कस्टमर ने क्या मांगा था, कस्टमर की रिक्वायरमेंट। टू एस्टैब्लिश अ बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर with a combination of text and design are used to represent the software requirement। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एनलिस्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेम्पलेट या प्रोफार्मा बनाए जाएंगे, जहां पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आप इनको बोल सकते हैं वायर फ्रेम डिजाइन। वायर फ्रेम मतलब आपने एक टेम्पलेट बनाया, ठीक है, आप वायर फ्रेम बोल सकते हैं, और भी कोई डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ स्पेशल वे में कुछ चीजें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एनिमेशन क्रिएट किया, कुछ भी व्हाटसोएवर व्हिच बेस्ट सूट विद द रिक्वायरमेंट जस्टिफिकेशन। टू डिफाइन अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट दैट कैन बी वैलिडेटेड वंस द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। ऐसी टैंजिबल रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट जो फाइनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को जो अपन लॉक कर देंगे, फाइनली जब ये पूरी प्रोसेस आगे बढ़ेगी डेवलपमेंट की, और जो सॉफ्टवेयर बनके आपका रेडी होगा, ये रिक्वायरमेंट और ये सॉफ्टवेयर टैली किया जाएगा इक्वालिटी के लिए। इसका मतलब क्या है? जो रिक्वायरमेंट हमने मांगी थी, क्या वही सॉफ्टवेयर बना है? ठीक है, सो एनालिसिस मॉडल ये तीन चीजें करता है।
कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करता है, डिजाइन को आइडेंटिफाई करता है रिप्रेजेंटेशन लेवल पर, और थर्ड है कि रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके उनको वैलिडेट करता है ना, सॉफ्टवेयर के साथ। ये सॉफ्टवेयर बन गया आपका, है ना। अब ये चेक किया जा रहा है कि ये सही सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं, रिक्वायरमेंट से टैली करोगे कि नहीं। ड्राइविंग फोर्स क्या था, रिक्वायरमेंट थी, है ना। सो अब यहां पर हमें करने होंगे मॉडलिंग, और मॉडलिंग के लिए हमें कुछ सॉर्ट ऑफ डायग्रामिंग का प्रयोग करना होगा। नाउ वी कैन सी दैट द एनालिसिस मॉडल इज कंप्राइज्ड ऑफ सम एलिमेंट्स। सो ये एलिमेंट्स हैं क्या? एलिमेंट्स वो पर्टिकुलर मॉडलिंग एंटिटीज हैं, या आप बोल सकते हैं मॉडलिंग डायग्राम्स हैं, या वेज हैं जिनसे हम मॉडलिंग करते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से डायग्राम्स हैं जो बन सकते हैं? एज यू कैन सी इन द डायग्राम, डेटा डिक्शनरी इज एट द सेंटर। डेटा डिक्शनरी है क्या? द डिक्शनरी दैट टेल्स अबाउट डेटा। सो डेटा अबाउट डेटा, है ना। सो डेटा डिक्शनरी एट द सेंटर। जब आपके पास डेटा आ गया, नाउ व्हाट यू कैन डू, you can run or you can pass it in some function। आपने डेटा को किस में पास किया? फंक्शन में पास किया, और फंक्शन से हमें क्या मिले? कुछ रिजल्ट्स मिले। प्रोसेस को समझिएगा, डेटा अप्लाइड ऑन अ फंक्शन, और फंक्शन ने प्रोसेस करके हमें क्या दिया? रिजल्ट दिया। सो एक आपको सिस्टमेटिक प्रोसेस यहां देखने को मिल रही है, ठीक है। Additionally, in the diagram, again visit data dictionary at the center and 3 type of diagrams are there। अब ये तीनों डायग्राम हैं क्या, ये अपन देख लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, सबसे पहले लिखा है ERD। ERD का फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्यों यूज किया जाता है? डेटा मॉडलिंग के लिए। डेटा मॉडलिंग क्या है, इसको बहुत ही सिंपल वे में मैं समझा देता हूं। मान लीजिए एम्प्लॉय एक एंटिटी है, एम्प्लॉय का एक नाम होगा, एम्प्लॉय का एक आईडी होगा, एम्प्लॉय का एक डेट ऑफ बर्थ होगा। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। डेटा को मॉडल कर दिया अपन ने कि एम्प्लॉय एक एंटिटी, उसके 3 एट्रीब्यूट्स। अब अगर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, वर्क्स फॉर, कहां वर्क कर रहा है? किसी कंपनी के लिए। नाउ यू कैन सी, एक और चीज पता चल रही है, इस डायग्राम को देख के मैं बता सकता हूं एम्प्लॉय के 3 एट्रीब्यूट्स हैं और वो काम कर रहा है किसी कंपनी के लिए। ये हो गई डेटा मॉडलिंग। यहाँ पे अपन ने डेटा को मॉडल कर दिया। अब आप बोलेंगे सर कंपनी के एट्रीब्यूट क्यों नहीं बनाए? बना सकते हैं। कंपनी का भी नाम होगा, फॉर्मेशन ईयर होगी, सिंस कब से है कंपनी, फाउंडर कौन है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वेबसाइट एड्रेस क्या है, सारी चीजें उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी जो डिफाइन कर रही है उसको, वो सब यहाँ पे एनलिस्ट कर सकते हैं। सो ईआरडी में अपन अभी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अभी आप बस एक जनरल आइडिया ले लीजिए कि डेटा मॉडलिंग किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट इज, as you can see in the diagram again, DFD, data flow diagram। data flow diagram बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? फंक्शनल मॉडलिंग के लिए। फंक्शनल मॉडलिंग। अब फंक्शनल मॉडलिंग का मतलब क्या है? आप ये समझिएगा कि जो डेटा है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में पास हुआ। मान लीजिए F1 फंक्शन है ये, आगे चल के अब समझिएगा, ये डेटा पास हुआ, इसने कुछ प्रोसेसिंग की होगी उस फंक्शन पे, और प्रोसेसिंग के बाद एक रिजल्ट दिया। ये जो रिजल्ट है ये पास हुआ अगले फंक्शन में, उसने कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड देन आगे पास इट ऑन कर दिया। लाइकवाइज द प्रोसेस गोज ऑन। सो डेटा फ्लो डायग्राम identifies the functional modeling, right? And the third one is behavioral modeling। और behavioral modeling के लिए state transition diagram ड्रॉ किए जाते हैं। Now you can see in the behavioral modeling we are having state transition diagram, और उस state transition diagram में इस फंक्शन पे मान लीजिए, और ये फंक्शन है एटीएम का वो पिन नंबर वाला सिनेरियो, ठीक है। इस फंक्शन में जो भी वैल्यू हमने डाली अगर वो रॉन्ग है
तो पहले आपको स्टेट S1 में जाके स्विच कर देगा, देन सेकेंड रॉन्ग अटेम्प्ट पर आपको S2 में भेज दिया जाएगा, और जैसे ही आपने थर्ड टाइम भी रॉन्ग अटेम्प्ट दिया तो यहाँ पर आपको क्या कर दिया जाएगा, आप ब्लॉक्ड स्टेट पे चले जाएंगे। एक और स्टेट है इसके बाद ब्लॉक्ड, उसमें आप स्विच कर दिए जाएंगे। सो ये 3 गलत पिन डालने पर आप ब्लॉक कर दिए गए। ये कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को बनाने से पहले एक बार ड्रॉ किया गया होगा, एक डायग्राम बनाया गया होगा, एक बिहेवियरल स्टडी ली गई होगी कि ऐसा होगा तो क्या करना है। ऐसे ही नहीं हो रहा है कोई भी सिस्टम। अगर आप एटीएम में कुछ भी पर्टिकुलर स्टेप्स देखते हैं तो वो सारी स्टेप्स पहले कागज पर बनाई गई होंगी, हो सकता है ना। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल, जिसमें ये पहला वाला जो पार्ट है इसकी अपन बात, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में 3 चीजें हो गई, ERD, DFD, STD। अब दूसरी जो अप्रोच है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में बेसिकली क्या होगा, थॉट प्रोसेस वही याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट्स हैं और वो डिफरेंट यूजर्स के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है, इंस्टेंशिएशन होता है उसमें, ठीक है। अब यहां पर उसी सिस्टम को विजुलाइज करते हुए हम जो मॉडलिंग करेंगे वो किसमें करेंगे, दैट इज नोन एज UML। UML स्टैंड्स ऑन यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा कि डायग्राम एक बहुत ही बेहतर तरीका है किसी भी चीज को समझाने का। अगर मैं आपको एक ग्राफ पैराग्राफ लिख दूंगा तो हो सकता है उसके 1 से 2 मतलब निकल आए, लेकिन डायग्राम में एक पर्टिकुलर बॉक्स से एरो अगर कहीं यहाँ जा रहा है, A से B जा रहा है, तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि A से B में ट्रांसफर हो रही है चीज। डायग्राम बहुत अच्छा तरीका है चीजों को क्रिस्प तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने का, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अब यहाँ पर अपन सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं एनालिसिस एंड मॉडलिंग में। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में पहला यूज केस डायग्राम या यूज केस मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्लास डायग्राम, देन सीक्वेंस डायग्राम। अब आप इन पर्टिकुलर डायग्राम से क्या बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप पर्सपेक्टिव बनाना चाह रहे हैं या फिर फंक्शन कौन क्या कर सकता है ये बताना है तो यूज केस बना दो। क्लास के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन से फंक्शंस होने ये बताना तो क्लास बना दो। अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स कैसे आगे बढ़ रही है और वापस कैसे उसका रिजल्ट आ रहा है, ये पूरी साइकिल अगर आपको बतानी है तो सीक्वेंस बना दीजिए। Likewise, deployment diagram, component diagram, activity diagram, so many diagrams are there in the UML and still they are evolving. जैसे जैसे चीजें और elaborate होती जा रही हैं, चीजें और अच्छे diagrammatically represent होती जा रही हैं, बट अभी आपको ये 5-7 डायग्राम ही स्टडी करने हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम। सो ये 2 पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज आपने देखी। अब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का कारण क्या है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्यों फॉलो करते हैं। तो आपको ये पता है कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच या सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करने से हम क्राइसिस अवॉइड कर सकते हैं, सारी चीजें कवर हो जाती हैं, कुछ भी मिस नहीं होता क्योंकि अपन सिस्टमैटिक अप्रोच अपना रहे हैं। टीम वर्क के लिए बहुत आसान होता है क्योंकि सिस्टमैटिक है तो कभी भी कुछ भी सरप्राइज नहीं होगा, है ना। और बहुत ही स्पेसिफिकली आप प्रोसेस को इसमें फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करने के। इसके बाद ये तीनों डायग्राम, फिर से अपन डायग्राम पे वापस आते हैं। अब देखिएगा बीच में डेटा डिक्शनरी था, DFD हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हो गया, STD हो गया, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। इसके बाद कंट्रोल स्पेसिफिकेशन देखिएगा जो कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में आ रहे हैं। कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, डेटा ऑब्जेक्ट कितने बन रहे हैं, ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से निकल के आ रहे हैं। और डेटा फ्लो डायग्राम में फंक्शनल मॉडलिंग को लेकर जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे अपने, वो अपन मेंशन करें। सो फंक्शंस बेसिकली इसमें एनालिस्ट हो रहे हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो डायग्राम्स हैं उनके अंदर स्पेसिफिकेशन लेवल पर कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होंगे ये भी आपको उसी डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। सो that's it for analysis modeling for function oriented and object oriented software. Thank you.